हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। आइए आज के पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अशोक का समकालीन राजा अंतियोक कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है कोरिथ का, ऑप्शन बी है मिस्र का, ऑप्शन सी है मैसिडोनिया का और ऑप्शन डी है सीरिया का। अशोक का समकालीन राजा जो अंतियोक था वह सीरिया का शासक था। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अभिषेक हुआ था अशोक का, और अभिषेक के किस वर्ष के बाद कलिंग पर उसने विजय प्राप्त किया था? इस प्रश्न के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए है चौथे वर्ष, ऑप्शन बी है 8वें वर्ष, ऑप्शन सी है 10वें वर्ष और ऑप्शन डी है 20वें वर्ष। तो जो अशोक था वह अपने अभिषेक के किस वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा 8वें वर्ष में अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। प्राचीन भारत में लंबा व्यापारिक मार्ग था। लंबा व्यापारिक मार्ग कौन था प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में? ऑप्शन ए है तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, बी है तक्षशिला से उज्जैन, सी है मृगुकक्ष से ताम्रलिप्ति और डी है तक्षशिला से मथुरा। तो यह प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा था। ऑप्शन ए है तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, बी है तक्षशिला से उज्जैन, सी है भृगुकक्ष से ताम्रलिप्ति और डी है तक्षशिला से मथुरा। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत में लंबा व्यापारिक मार्ग था। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। मौर्य काल में कंटक शोधन था। मौर्य काल में कंटक शोधन कौन था बताना है। तो चार ऑप्शन है इसमें। ए है दीवानी न्यायालय, बी है फौजदारी न्यायालय, सी है व्यापारिक न्यायालय और डी है विधि विश्वविद्यालय। तो मौर्य काल में कंटक शोधन नाम से किसे जाना जाता था? इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो मौर्य काल में कंटक शोधन जो था उसको फौजदारी न्यायालय के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? तो फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आइए हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान तक, ऑप्शन बी है रावी नदी तक, ऑप्शन सी है पंजाब तक और ऑप्शन डी है सिंधु नदी तक। मौर्य साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वह कौन सी थी? इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है अफगानिस्तान तक, ऑप्शन बी है रावी नदी तक, ऑप्शन सी है पंजाब तक और ऑप्शन डी है सिंधु नदी तक। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कौन सी थी? तो अफगानिस्तान तक थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी
यह किसके लिए प्रसिद्ध है बताना है। ऑप्शन ए है गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी है फारसी सिक्कों के लिए, ऑप्शन सी है अशोक के शिलालेख के लिए और ऑप्शन डी है बौद्ध चैत्यों के लिए। तो कालसी यह किसके लिए प्रसिद्ध है, इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन गुप्तकालीन मंदिरों के निर्माण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के लिए, ऑप्शन सी है अशोक के शिलालेख के लिए और ऑप्शन डी है बौद्ध चैत्यों के लिए। तो कालसी नाम जो था वह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वह अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, तिस किसका समकालीन था। यह एक नाम है तिस, यह किसका समकालीन था बताना है। ऑप्शन ए है कनिष्क का, ऑप्शन बी है बिंबिसार का, ऑप्शन सी है अशोक का और ऑप्शन डी है हर्ष का। जो तिस था वह किसका समकालीन था। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कनिष्क होगा, अशोक होगा, बिंबिसार होगा या हर्ष होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग देंगे कौन सा होगा, यानी तिस जो था इसका समकालीन कौन था। इन चारों ऑप्शन में से कनिष्क, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी हर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है सी, अशोक जो था तिस का समकालीन था। आज का अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है। अशोक के जो शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन इसमें चार हैं। ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स और ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है। तो इसमें फिर से हम लोग देखते हैं, चार ऑप्शन है। ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स और ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा इसका जेम्स प्रिंसेप जो था वह अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए है 10वें, ऑप्शन बी है 12वें, ऑप्शन सी है 5वें और ऑप्शन डी है 13वें। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, उस अभिलेख को बताना है कौन सा अभिलेख था। ऑप्शन ए 10वां अभिलेख था, ऑप्शन बी 12वां अभिलेख था, ऑप्शन सी 5वां अभिलेख था या ऑप्शन डी 13वां अभिलेख था। तो इन चारों अभिलेखों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन जो डी होगा 13वां अभिलेख, जिसमें विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध के बारे में मिलता है, जो सूचना मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न लोग देखते हैं क्या है। किसने कहा कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता। यह कथन किसने कहा है बताना है। राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता, यह कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन ए है कामंदक, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है नारद और ऑप्शन डी है मेघातिथि। इन चारों में से किसने कहा कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह सही आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम
कहाँ उल्लेख मिलता है? प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है सिंधु घाटी, ऑप्शन बी है वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल और ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इन चारों कालों में से किस काल में प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये ऑप्शन में है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। इस प्रश्न के लिए प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन फिर से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो यह मौर्य काल में मिलता है, यानी प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यहाँ मौर्य काल में इसका उल्लेख मिलता है प्रांतीय प्रशासन का। इसके बाद से अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्न में से कौन वर्ग शामिल था? अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। तो उसके अनुसार मौर्य सेना में निम्नलिखित में से कौन वर्ग शामिल था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ऑप्शन डी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन होगा बताना है चारों में से। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्न में से कौन सा वर्ग शामिल था? तो सही ऑप्शन इसका जो है वह डी हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है सही है वह कौन सा है? तो वह डी है। आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। यह देवानाम प्रिय की उपाधि जो है उसको किसने धारण किया था बताना है। तो इसमें कूट दिया गया है। ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन इसका दूसरा है दशरथ ने, तीसरा है संप्रति ने और चौथा है बृहद्रथ ने। अब इसमें कूट दिया गया है ऑप्शन में, नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका एक है कूट है केवल एक, बी है 1 एवं 2 दोनों, सी है 1 एवं 3, डी है 1, 2, 3 एवं 4। तो इन चारों में से देवानाम प्रिय की उपाधि की धारण करने वाले का नाम बताना है। तो इसमें कूट दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 जो है वह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, उनका नाम है अशोक और दशरथ ने। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? अशोक का कौन सा अभिलेख जो है धार्मिक सहिष्णुता के लिए इसके सिद्धांत को समर्पित है? ऑप्शन ए है द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी है षष्ठ शिलालेख, ऑप्शन सी है द्वितीय स्तंभ लेख और ऑप्शन डी है द्वादश शिलालेख। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन होगा, अशोक का जो अभिलेख था धार्मिक सहिष्णुता के लिए इसके सिद्धांत को समर्पित था, तो वह द्वादश शिलालेख जो है इसी में इसकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? उस अभिलेख को बताना है कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी है मास्की, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है, वह अभिलेख कौन सा है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।